हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? टॉपिक नंबर 6, नाम क्या है? डेंसिटी। हेडिंग डाल लेते हैं। स्मॉल डी। हालांकि मोल कंसेप्ट में भी डेंसिटी के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, नहीं? जैसे मोल कंसेप्ट में बताया जाता है कि एक होता है नॉर्मल डेंसिटी, एक होता है वेपर डेंसिटी ना। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी से रिलेटेड सिर्फ हम लोगों को बात करना है कि जो क्रिस्टल बनते हैं उसका डेंसिटी क्या होता है। जैसे कोई क्रिस्टल फॉर्म होगा उसका डेंसिटी क्या होगा, ठीक है? तब अगर कोई क्रिस्टल का डेंसिटी बात करें या यूनिट सेल का डेंसिटी, दोनों एक ही बात होगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट डिपेंडेंट नहीं होता है। तो एक बार जो डेंसिटी यूनिट सेल का डिसाइड हो गया, वही डेंसिटी यूनिट सेल का भी होगा, वही डेंसिटी क्रिस्टल का भी होगा। इसीलिए एग्जाम में कई बार जानबूझ के क्वेश्चन क्या डालेगा कि डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल या डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। तुम समझ जाओगे दोनों का एक ही मतलब है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। किसका डेंसिटी डिस्कस करेंगे? यूनिट सेल का। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला बड़ा इजी होता है। कैसे? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। जैसे मान लो हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डिस्कस कर रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब यूनिट सेल का मास और यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है? अच्छा, यूनिट सेल जनरली हम लोग कैसा कंसीडर करते हैं? क्यूबिक। तो अगर यूनिट सेल जनरली क्यूबिक कंसीडर करते हैं तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब, ठीक है? अब यूनिट सेल का मास कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल, मास ऑफ यूनिट सेल। क्या करो, एक एटम का मास निकाल लो। मतलब हम लिख सकते हैं मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास, ठीक है? और इनटू टोटल एटम। जैसे एक एटम का मास और टोटल एटम से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल एटम मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है? अगर ये दोनों लिख लिए तो हमारा यूनिट सेल में टोटल मास चला आया और बाय यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, ठीक है? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, मास ऑफ एटम, एक एटम का मास क्या होता है? तो बहुत आसान से निकाल सकते। कैसे? एक एटम का मास, एक मोल एटम का मास होता है, एक मोल एटम का मास होता है मॉलिक्यूलर मास। पता है ये बात? मॉलिक्यूलर मास। तो एक मोल एटम का मास होता है मॉलिक्यूलर मास, और एक मोल का मतलब हुआ दैट इज 6.02 into 10 to the power 23। एटम का मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है? इसलिए वन एटम का मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास बाई कितना? 6.02 into 10 to the power 23। इसी बात को तुम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू, एक एटम का मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है? और इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम, डायरेक्ट एन लिख लो, ठीक है? तो मास ऑफ वन एटम इज दिस, इसलिए टोटल मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू एन, ये आएगा, ठीक है? अगर जैसे ही इतना तुम समझ गए तो तुम डेंसिटी समझ गए। कैसे? अब डेंसिटी इज इक्वल टू तुम क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन बाई ए क्यू क्या है? क्यू ऑफ द वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, और इनटू क्या लिखोगे? एन ए, एवोगाड्रो नंबर। ये आ गया। अब तुम चाहे इसको कर सकते हो
डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, या तुम इसको बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। दोनों लाइन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जो डेंसिटी होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट का बहुत छोटा टॉपिक है ये, टॉपिक नंबर 6, जो बहुत इजीली कंप्लीट हो गया कि डेंसिटी निकालना था तो डेंसिटी बराबर मास में वॉल्यूम किए। मास किसका लिए? एक यूनिट सेल का। वॉल्यूम भी किसका लिए? यूनिट सेल का। मास यूनिट सेल का कैसे निकाले? तुम्हारे सामने है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकाले? तुम्हारे सामने है। मेन ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे न्यूमेरिकल बहुत पूछता है, बहुत। तो हम लोग फटाफट इसका न्यूमेरिकल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने चाहे को मिटा दो, इसको बंद कर दो। तो तुम लोगों को बता रहे थे टॉपिक नंबर 6 डेंसिटी। डेंसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट का, और बोले कि अब डेंसिटी टॉपिक खत्म हो गया, इससे आईआईटी का क्वेश्चन कराएंगे। आईआईटी जेईई 2017 में एडवांस में ये क्वेश्चन आया था डेंसिटी का। इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन के थ्रू डेंसिटी से रिलेटेड तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम एक बार क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, तुम लोग लिख लो, देख के भी लिख सकते हो, कहीं पे राइटिंग में दिक्कत ना हो इसलिए फटाफट बोल दे रहे हैं ना। कहता है कि ए क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ ए प्योर सब्सटेंस हैज ए FCC cubic structure with a cell age of 400 picometer. If the density of the substance in the crystal is 8 gram per centimeter cube, clear? Then the number of atoms present in 256 gram of the crystal is n into 10 के power 24. The value of n is, ये n का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पॉज करके सॉल्व कर लो। अब चलो हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। देखो सॉल्यूशन को बहुत सिस्टमैटिकली देखना, बीच में तुम लोग लिखना मत। देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हैं, है जो FCC क्यूबिक स्ट्रक्चर। उसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है? FCC का क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, अगर FCC है तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एज ऑफ, अब यहां कह रहा है कि विथ ए सेल एज। अच्छा, सेल एज, उसका सेल एज का मतलब होता है अगर यूनिट सेल ये है तो उसका एज क्या होगा? एज ए होगा। ठीक है, सेल एज ऑफ ए, और ये ए का वैल्यू है 400 pm, यानी कि 400 इंटू 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 4 इंटू 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। 2 जीरो से ये कैंसिल कर दिए, ये हमारा ए दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है नंबर ऑफ एटम 4 है। कह रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन द क्रिस्टल इज, और इसका डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया है? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ द नंबर, कह रहा है देन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 256 ग्राम ऑफ द क्रिस्टल, यानी कि मास कितना दिया है? तो 256 ग्राम ना। कह रहा है कि इसमें टोटल कितने एटम होंगे? अच्छा सोचो, कह रहा है कि इतना ग्राम का एक क्रिस्टल दे रहे हैं, उसमें बताइए कितने एटम होंगे। ठीक है, पहले ये बताओ, जो ये मास दिया है इसमें अगर हम ये निकाल लें कि इतने मास में कितने यूनिट सेल होंगे, और उस यूनिट सेल को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ एटम आ जाएगा कि नहीं? यानी मेरा मेन टारगेट क्या है कि दिए गए इस मास में
कितने यूनिट सेल हैं वो कैसे निकालें। ठीक है, अच्छा पहले ये बताओ, ये मास दिया है, डेंसिटी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो डेंसिटी तुम्हारा यूनिट सेल का होगा वही डेंसिटी क्रिस्टल का होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो मास दिया है इस मास के द्वारा कितना वॉल्यूम हमें दिया गया है ये निकाल लें, मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस मास। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 256 ग्राम इज इक्वल टू, कैसे वॉल्यूम निकालोगे बताओ, तो 256 ग्राम अगर लिखोगे तो तुम यहां लिखोगे 256 बाई डेंसिटी, और डेंसिटी कितना 8 ग्राम। पहले बोलो, इतना बात समझ में आ गया, मतलब वॉल्यूम 256 बाई 8 वॉल्यूम आ गया। ये वॉल्यूम किसका आ गया, 256 ग्राम का। ठीक है, अब ये जो यूनिट सेल दिया है इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो डायरेक्ट यहां लिख सकते हो 4 × 10⁻⁸ का होल क्यूब। यह है एक यूनिट सेल का वॉल्यूम, कितना है 4 × 10⁻⁸ का क्यूब, और ये 256 ग्राम का वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम है। सपोज करते हैं कि इतने वॉल्यूम में इस तरह का x यूनिट सेल आया हुआ है, लेट x यूनिट सेल प्रेजेंट इन 256 ग्राम। अगर ऐसा है देन हम लिख सकते हैं, देखो तो, देन x × 4 × 10⁻⁸ का होल क्यूब इज इक्वल टू 256 बाई 8। क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम था, ये एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है, मान लेते हैं कि x यूनिट सेल है तो x × इतना करेंगे तो टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम आएगा, और वही टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम मिल करके इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ये वॉल्यूम हमको मालूम था। ठीक है, यहाँ से हम x निकालते हैं, तो x कैसे निकालें, अब क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब यहाँ से x कैसे निकालेंगे, तो x निकालने के लिए हम यहाँ से x कैसे निकालेंगे, तो x निकालने के लिए लिखेंगे 256 बाई 8 × 4 × 10⁻⁸ का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से कितना आएगा फटाफट बताओ, तो x = 256 बाई 8 × 64 × 10⁻⁻24 इतना आएगा। इसको जल्दी से सॉल्व करो, कितना आ रहा है, इतने पार्ट को सॉल्व करो। एक तरह से देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये कट जाएगा इससे 32 पार्ट में, और 32 से ये कट जाएगा 2 में, मतलब 0.5 × 10⁻24 लिख सकते हैं। ये तुम्हारे पास x का वैल्यू आया। x मतलब क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल आया नहीं। अब तुम बताओ, स्ट्रक्चर तो FCC का था, और FCC के केस में एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 4 × 0.5 × 10⁻24 आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 × 10⁻24। क्वेश्चन में कह रहा था कि n × 10⁻24 है, मतलब n × 10⁻24, यानी n इक्वल टू क्या हो गया 2। इसका मतलब जो सिंबल बनाया था उसमें n = 2 आंसर हो जाएगा। बस ठीक है, चलो अब IIT का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं ना। अभी तुम लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व कराया IIT का, अब ये सेकेंड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस 2010 में पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बनाएंगे, उसमें एक मेथड सही होगा, एक मेथड गलत होगा। आंसर दोनों से आएगा, लास्ट में बताएंगे कौन सही है और कौन गलत मेथड था। ठीक है, गलत मेथड क्यों है वो भी लास्ट में क्लियर करेंगे। तब तक तुमको केवल मेरी बात में ये खोजना है कि हम कौन सा गलत मेथड यूज कर रहे हैं। क्लियर, चलो तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक बार क्वेश्चन बोल दे रहे हैं,
जिसको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो कटाक से लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हमको पॉज कर लो क्वेश्चन वीडियो को, और सेकंड जिसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है बोल रहे हैं लिख लो। कह रहा है कि सिल्वर एटॉमिक वेट 108 ग्राम पर मोल हैज ए डेंसिटी of 10.5 gram per centimeter cube. The number of silver atom on a surface of area 10 to the power minus 12 meter square can be expressed in a scientific notation as y into 10 to the power x. The value of x each. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े, दोबारा रिवाइंड करके समझ लेना। तो जल्दी से सॉल्व कर लो। चलो अब आंसर बताते हैं। आंसर में यहाँ पे पहले इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग यूज करेंगे सेकेंड मेथड। देखो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकन होगा, लेकिन ये तुमको बहुत सारी बातें सिखाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे कह रहा है कि सिल्वर एटॉमिक वेट 108, मतलब मास दिया हुआ है ना सीधे सीधे, कितना 108 ग्राम। ठीक है, हैज ए डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी कितना दिया है 10.5 ग्राम। द नंबर ऑफ सिल्वर एटम ऑन ए सरफेस ऑफ, कह रहा है कि इतना बड़ा एक सरफेस देते हैं, 10 के पावर माइनस 12 मीटर स्क्वायर का सरफेस है। इसमें कह रहा है कितना एटम अरेंज हो जाएगा। अच्छा तुमको पता है सिल्वर एटम एफसीसी को फॉलो करता है, तो जब एफसीसी को फॉलो करेगा तो पर यूनिट सेल इसका नंबर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट सेल ढेर सारे सजे होंगे, सारे यूनिट एफसीसी में होंगे, और उस एफसीसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को नंबर ऑफ एटम एक सरफेस पे निकालना है। क्लियर है? चलो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। पहले ये बताओ, डेंसिटी दिया है, मास दिया है, नंबर पता चल गया, तो क्या हम एक यूनिट सेल का एज लेंथ निकाल सकते हैं? कैसे? तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम बाई ए क्यू इंटू एन में, इस फॉर्मूले से। क्लियर? अब इस फॉर्मूले में हमें क्या निकालना है? ए क्यू, एक एज का लेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे? ए क्यू इज इक्वल टू डी इन सॉरी ए क्यू इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई डी इंटू एन में, यानी ए क्यू इज इक्वल टू जेड कितना 4, एम मॉलिक्यूलर मास 108, डेंसिटी कितना 10.5, एन में कितना 6.02, 10 के पावर 23, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से तुम ए क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हो, ये 10 के पावर 23 है, 10 के पावर माइनस 23, इसको ऊपर लेके आ गए। अब क्या करेंगे? 4 इंटू 108, तो इसको लिख सकते हैं 432, इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? जल्दी से बता दो। 10.5 इंटू 6.02 कितना आएगा? 63.21। अब ये तुम्हारा आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू, इनको डिवाइड करके देखो कितना आएगा 6.83 इंटू 10 के पावर माइनस 23। ये कैलकुलेशन है, कर सकते हो तुम लोग। अब आ जाओ यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू 6.83 इंटू 10 के पावर माइनस 23 आ गया। ठीक है, यहाँ से बताओ ए कितना आएगा? ए इज इक्वल टू, तो तुम जरा ध्यान दो, ये 6.83 है, क्या हम इसको 68.3 इंटू 10 के पावर माइनस 24 लिख सकते हैं? क्या हम यहाँ पे इसको क्यूब रूट लगा सकते हैं? क्यूब रूट लगाने के लिए -24 किए हैं, और अगर क्यूब रूट लगाए हो तो a इज इक्वल टू 68, 4 का अगर क्यूब रूट करोगे ना तो 4 इंटू 4 16 इंटू 64 आएगा, मतलब 64 का क्यूब रूट 4 होगा। ये 68 है, हम इसको अप्रॉक्स 4 इंटू 10 टू द पावर -8 लिख सकते हैं। देखो कैसे, इसका क्यूब रूट लिए हैं तो 4 आया है, तो क्यूब रूट मतलब होता है अंदर 3 रहेगा तब एक बाहर निकलेगा, यानी 24 है तो बाहर कितना निकलेगा? 8 निकल करके आएगा, यानी एक एज का लेंथ हमको ए ये पता चल गया। क्लियर है? यानी एक यूनिट सेल का लेंथ हमें पता चल गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो तुम बताओ एक यूनिट सेल में का लेंथ ये है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। एक यूनिट सेल का लेंथ ये है, तो एक यूनिट सेल का एरिया कितना होगा बताओ? एक यूनिट सेल का एरिया
तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ध्यान देते जाना क्या क्या लिख रहे हैं, माइनस 16 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये अभी सेंटीमीटर में है, ये बात याद रखना, ये अभी किस में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब चलो हम, चूंकि जो एरिया दिया हुआ है वो देखो मीटर स्क्वायर में दिया है, तो मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 सेंटीमीटर की जगह मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, ठीक है। क्या हम इसको अब लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एक यूनिट सेल का एरिया आ गया, ठीक है। एक यूनिट सेल का एरिया आ गया, क्या आ गया, एक यूनिट सेल का एरिया। टोटल एरिया कितना दिया हुआ है, तो टोटल एरिया दिया है, टोटल एरिया कितना दिया बताओ, 10 के पावर माइनस 12 मीटर स्क्वायर। इसलिए टोटल यूनिट सेल इन 10 के पावर माइनस 12 मीटर स्क्वायर इज, तुम बताओ, एक यूनिट सेल का एरिया ये है और टोटल एरिया इतना दिया है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा, तो इसमें एक यूनिट सेल के एरिया से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो लिखोगे 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इतना लिखती है, ठीक है। इतना तक समझ आ रहा है ना मेरी बात, लिखने का भी जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल समझो, फिर इसी न्यूमेरिकल को बिना देखे सॉल्व करना, ठीक। नहीं आएगा फिर मेरा वीडियो देख लेना, पूरा आ जाएगा, तो ये नहीं कि लिखने में व्यस्त है। चलो इधर आ जाओ, अब आओ यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 10 के पावर माइनस 12 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, सॉल्व करने से कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 12 और 6 10 टू द पावर 7 आएगा, ध्यान से देखो, 12 और 6 18 7 बचेगा माइनस 7, ऊपर आएगा तो प्लस 7, और 1 बाई 1.6 इसको जल्दी से डिवाइड कर दो, 1 में डिवाइड करना है 1.6 से, तो ये आ गया तुम्हारा टोटल यूनिट सेल। जल्दी से हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ यूनिट 0.625, ये 1 बाई 1.6 करने से ना 0.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 आ रहा था, माइनस नहीं प्लस 7 आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये पॉइंट को इधर ले जाओ, अगर पॉइंट को इधर ले जाओगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 6 आएगा। पहले बोलो इतना बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कराए नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट सेल आ गया, ठीक है। एक सरफेस एरिया कंसीडर करना है, तो सरफेस तो ऐसे कंसीडर होगा ना, तो सरफेस ऐसे कंसीडर होगा तो एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे एटम होंगे। ये एटम का कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, 1/4 पार्ट। सरफेस एरिया वॉल्यूम रहता था ना, सरफेस एरिया तो 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम ऑन वन सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4, और ये तो पूरा पार्टिसिपेट करेगा, +1 कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब एक सरफेस एरिया गिवन यूनिट सेल का जो एक सरफेस एरिया है उस पे 2 एटम प्रेजेंट है, तो जब 2 एटम प्रेजेंट होगा और इतना यूनिट सेल होगा, इसलिए टोटल एटम इज इक्वल टू 6.25 और 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, तो कितना जल्दी से मल्टीप्लाई करो तो 6.25 इंटू 12 तो आ जाएगा 12.50 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, इतना आएगा। अब इसी को सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नोटेशन y इंटू 10 के पावर x है, मतलब y एक इंटीजर है, सिंगल डिजिट कंसीडर करना है, तो सिंगल डिजिट कंसीडर करने के लिए ये पॉइंट को इधर लाना होगा, तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर 7 लिखना होगा, यानी y की जगह 1.25 है
और x की जगह 7 है, इसलिए आंसर x की जगह 7 है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, x की जगह 7 और y की जगह 1.25। ये लो आंसर आ गया। इंटीजर तुम्हारा 7 था, 7 क्लिक करना है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? अच्छा, अब बात हो रहा था कि ये मेरा फर्स्ट मेथड है, इसमें गलती खोजना है, ठीक है। तो यही मेथड मेरा गलत मेथड था। इस मेथड में केवल एक छोटी सी गलती है, वो गलती तुम सोचना क्या है, ठीक है, सोचना क्या है। अच्छा चलो बता देते हैं। क्वेश्चन का गलती ये है कि यहाँ तो लिखा है कि सिल्वर हैज ए डेंसिटी वगैरह जो भी, नहीं, तुमको कैसे पता कि ये सिल्वर एफसीसी को फॉलो कर रहा है? अगर सिल्वर एफसीसी को फॉलो करेगा ना तभी ये सारी बात सही होगी। अगर सिल्वर एफसीसी को फॉलो नहीं करेगा तो क्या ये बात सही हो पाएगा? नहीं, गलत हो जाएगा। मतलब ये एक बाउंड कर दिए कि सिल्वर एफसीसी टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और बाउंड करके बना दिए ना। अब हम जो सेकेंड मेथड इसका बताने वाले हैं वो एक्चुअली में ज्यादा सही मेथड है, क्योंकि उसमें हम एजम्पशन नहीं किए हैं कि सिल्वर एफसीसी ही है। आप सिल्वर को एफसीसी मानिए, बीसीसी मानिए, आपको जो मानना है मानिए, और तब वो क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए सेकेंड मेथड के लिए तैयार हो जाइए। तो देखो एक मेथड से क्वेश्चन सिखाया ना, इसी क्वेश्चन को अब सेम क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। इस मेथड में हम ये नहीं मानेंगे कि सिल्वर हमारा एफसीसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अच्छा पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिल्वर एज ए डेंसिटी 10 पॉइंट इतना, द नंबर ऑफ सिल्वर एटम। इस सरफेस एरिया में नंबर ऑफ सिल्वर एटम को कैलकुलेट करना है इस एरिया में। अच्छा एक बात बताओ, ये एरिया तो गिवन एरिया है 10 के पावर -12 मीटर स्क्वायर। अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि एक एटम कितना एरिया कवर कर रहा है और उससे इसमें डिवाइड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ एटम नहीं निकल जाएगा। तो मेरा मेन टारगेट क्या है कि एक एटम कितना एरिया कवर कर रहा है, बस सीधी बात है। अब वो चाहे बीसीसी से हो, एफसी से हो, सिंपल यूनिट से लो, वन एटम जितना एरिया कवर करेगा, मान लेते हैं कि एक्स एटम मिल करके टोटल एरिया कवर कर दिया, और एक एटम का एरिया अगर पता चल जाए तो हम इस एरिया से इस टोटल एरिया में डिवाइड करेंगे तो एक्स का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। वही करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक एटम के द्वारा कवर एरिया निकालेंगे। वो आएगा कहां से? तो इसके वॉल्यूम से। पहले एक एटम के द्वारा कवर वॉल्यूम निकालते हैं। अच्छा एक एटम के द्वारा कवर वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो देखो पहले एक मोल एटम का वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एटम कैसे निकालोगे? तो एक मोल का मास बाय डेंसिटी। डेंसिटी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, चाहे एक एटम के रिस्पेक्ट में बात करो, चाहे पूरे यूनिट सेल, चाहे पूरे क्रिस्टल। तो एक मोल के लिए बात करोगे तो एक मोल का मास लेना होगा 108। डेंसिटी कितना लोगे? 10.5। मतलब एक मोल जो सिल्वर एटम है वो इतना वॉल्यूम कवर करेगा, ठीक है। तो एक एटम कितना करेगा? इसलिए वन सिल्वर एटम कितना करेगा? तो 108 बाई 10.5 इंटू 6.02 इंटू 10 के पावर 23 इतना करेगा। ये एक एटम के द्वारा कवर वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा एक एटम के द्वारा जो कवर एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, और एक एटम के द्वारा जो कवर वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब हमको आर निकाल के और फिर ये पाई आर स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ वॉल्यूम से पाई आर का वैल्यू निकालना चाहते हैं 4/3 पाई आर क्यूब लिख करके। अच्छा बताओ यहाँ पे 1 सिल्वर एटम इक्वल टू इतना लिखे हो, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 108 बाई इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बता दो? 10.5 इंटू 6.02 63.21 और इंटू 10 के पावर 23 तो ऊपर चला आएगा तो -23 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर है। यहां से अब हम क्या लिखते हैं? आर क्यूब लिखते हैं। तो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखोगे? तो 108 बाई 63.21 इंटू 10 के पावर -23 इंटू, अब ये 4 पाई नीचे 3 ऊपर 4 पाई नीचे। अब यहां से आर क्यू इज इक्वल टू डायरेक्ट बताओ पूरा सॉल्व करके कितना आएगा?
108 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 324/63.21 इंटू 4 इंटू 3.14 कैलकुलेशन है अब यहाँ तो, और इंटू 10 के पावर -23। चलो अब जल्दी से बताओ, इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके फास्ट बताओ। बस आंसर चाहिए इसका जल्दी से। RQ इज इक्वल टू, RQ का वैल्यू क्या है ये बताओ। 0.40 इंटू 10 के पावर -23। ये तुम्हारा RQ आ गया इतना नहीं। अच्छा ये जो RQ आया ना, ये सेंटीमीटर में आया, ये बात याद रखना, ठीक है। हमको RQ अगर सेंटीमीटर क्यू है, अगर ये मीटर क्यू में चाहिए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं RQ इक्वल टू 0. अब ध्यान देते जाना क्या बोल रहे हैं, 0.4 इंटू 10 के पावर -23 है, इसमें 10 के पावर -2 ऐड करेंगे तो 1 मीटर आएगा। सेंटीमीटर क्यू है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यू है तो 10 के पावर -2, 10 के पावर -2, 10 के पावर -2, मतलब 10 के पावर -6 यहाँ पे लाके लगाएंगे तो 10 के पावर -6 और -23 कितना हो जाएगा, 10 के पावर -29 मीटर क्यूब। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। अब जब तुम इससे यहां से सॉल्व करोगे और R निकालोगे तो R क्यू ही रहने दो अभी। RQ इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -30। ये देखो ये आया है RQ का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए पाई R स्क्वायर, उसके लिए R चाहिए ना कि RQ चाहिए। अच्छा अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ध्यान दो, इसको मिटाने जा रहे हैं। अब इसको मिटा करके यहाँ पे हम R लिखने जा रहे हैं, तो RQ निकालें यहाँ पे। अब RQ आया तुम्हारा 4 इंटू 10 टू द पावर -30। यहाँ से बताओ R कितना आएगा, तो R आ जाएगा 4 क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 10 के पावर -30। अब सॉल्व करते हैं, देखो 4 का क्यूब रूट, अगर 4 का केवल रूट निकालते ना तो 2 आता, उससे भी थोड़ा सा कम वैल्यू आएगा, करके देखना 1.58 आएगा। कहोगे सर एग्जाम में कहां से आप लिख करके लाएंगे, एग्जाम में ये वैल्यू दिया रहता है इस तरह से, ठीक है, शुरू में ही। अब यहाँ पे इंटू 10 के पावर क्यूब रूट है तो -10 लिख रहे हैं, अगर केवल रूट निकालते ना तो यहाँ पे -15 लिखते हैं। इतना बात तुम लोग जानते होंगे। अब ये मेरे पास R आ गया, ठीक है। हमें एक एटम का एरिया चाहिए। एरिया क्या होता है एटम का, पाई R स्क्वायर होता है। R मालूम है इतना, पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू 1.58 इंटू 1.58 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर -20 लिखेंगे, क्योंकि R स्क्वायर में इसका स्क्वायर हो गया। आइए 2 बार लिख लिए स्क्वायर के लिए। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करके जल्दी से आंसर बताओ कितना आ रहा है। 7.8 इंटू 10 के पावर -20। लेकिन तुमको पता है क्या आया, एक एटम का कवर एरिया आया, ठीक है। अब एक एटम इतना एरिया कवर कर रहा है, अब वो FCC में कर रहा है कि BCC में कर रहा है मुझे नहीं मालूम, मुझे बस इतना मालूम है कि आप जो कंडीशन दिए हैं इस कंडीशन पे एक एटम इतना एरिया कवर कर रहा है, और टोटल एरिया कितना है तो 10 के पावर -12 मीटर स्क्वायर। अच्छा ये जो एरिया है ये भी मीटर के टर्म में है, क्योंकि हम पहले ही इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए थे, याद है ना ये बात। मतलब ये जो यहाँ पे एरिया आया है ये मीटर स्क्वायर के टर्म में है, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू टोटल एरिया 10 के पावर -12 मीटर, और हमारा एरिया कितना है एक एटम का, तो 7.8 इंटू 10 टू द पावर -20। यहां से हमारा एटम आ जाएगा। कैसे, अब देखो इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये कट क्या आ जाएगा 10 के पावर 8, 10 के पावर 8, क्लियर है, और 1/7.8। अच्छा 1/7.8 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/7.8 डिवाइड करके 0.12 इंटू 10 के पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 7। अब ये जो नोटेशन लिखा था इस पे आओ, y इंटू 10 के पावर x। तुम कहोगे सर ये 1.2 क्यों किए, क्योंकि y इंटीजर था, हमको यहाँ एक टर्म इंटीजर में ले आना था,
ठीक है। अब एक टर्म इंटीजर में आ गया तो ऑटोमेटिक x इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया, x इक्वल टू 7। जब पीछे वाले मेथड से किए थे तो वहां पे भी देखो 1.2 इंटू 10 के पावर 7 ही आया था। इसका मतलब दोनों मेथड से रिजल्ट सेम आया है और एक्चुअली में सिल्वर एफसीसी को ही फॉलो करता है। लेकिन जब क्वेश्चन में एफसीसी नहीं दिया है और मान लो यही क्वेश्चन तुमसे गलती कराने के लिए बीसीसी के अकॉर्डिंग सेट कर देता, सारा क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता। तो ये एप्रोप्रिएट आंसर है, सही आंसर है। और जो पीछे वाला मेथड अपने मन से हम एफसीसी मान लिए, वहां पे कहीं ना कहीं हम गलती किए हैं। तो ये दोनों मेथड से ये क्वेश्चन कर लिए और इसी के साथ हमारा टॉपिक 6 कंप्लीट भी हो गया। जब तुम टॉपिक 6 के लिए तुम आईआईटी का क्वेश्चन बैंक रखे होगे, आईआईटी के क्वेश्चन बैंक में देखना ये जो 2010 का क्वेश्चन और 2017 का क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन आया ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन जो तुम लोगों को बताए थे। 3 क्वेश्चन आया है इंटीजर टाइप और तीनों सॉल्व करा दिए तुमको। तो बहुत अच्छा टॉपिक था डेंसिटी ना। तो चलो अब हमारा डेंसिटी टॉपिक कंप्लीट और डेंसिटी कंप्लीट होने के साथ ही हमारा टॉपिक नंबर 6 कंप्लीट। अब हम लोग टॉपिक नंबर 7 स्टार्ट करते हैं।